I hope you all will be fine and doing well. Okay. आपके पास एक चीज आई भी थी और वो आपके पास टेस्ट था और कुछ बच्चों की फरमाइश ये है कि उनको टेस्ट के जो हैं हम एमसीक्यूज कुछ बता दें जो उन्होंने गलत किए। आपके पास जो पहला एमसीक्यू था उसमें लिखा हुआ था सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट डेल्टा क्यू। आपके पास था अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट क्यू एंड हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। एक सिस्टम ने क्यू हीट एब्जॉर्ब की। देखिए फॉर्मूला क्या होता है। एक सिस्टम ने क्यू हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करी तो डेल्टा क्यू की जगह पे क्यू आ गया। डेल्टा यू एज इट इज रहा क्योंकि मालूम करना है। और आपसे बोल रहे हैं आपने उसको जितनी हीट दी तो उस पर उतना ही वर्क किया गया एंड एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन इट। जब आप उसके ऊपर वर्क डन करेंगे उतना ही वर्क डन करेंगे तो आपको पता है जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है और जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है। तो जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब करवाई थी उतना ही आपने उसके ऊपर वर्क डन किया। तो ये वर्क डन हीट के बराबर है जो आप कर रहे हैं तो ये माइनस क्यू होगा क्योंकि वर्क डन जो है वो आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। वर्क डन बाय इट नहीं है। अगर वर्क डन बाय इट होता तो जस्ट क्यू होता। अब वर्क डन ऑन इट है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा माइनस क्यू। अब ये माइनस क्यू वहां जाके प्लस क्यू होगा तो इसका मतलब Q प्लस क्यू क्या बनेगा 2Q। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 2Q के बराबर था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेरे पास 2Q के बराबर था। तो जो आपके पास सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया वो आपके पास हीट के बराबर है जो उसने एब्जॉर्ब की। यहाँ पे सिस्टम वर्क डन नहीं कर रहा बल्कि सिस्टम पे वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है। आगे आपसे बोल रहे हैं a quantity of gas is trapped in a container by a piston exerting a force F. The temperature of the gas is raised while the force remains unchanged. फोर्स कांस्टेंट होने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो अंडरस्टूड सी बात है जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने के नतीजे में एक्सपेंड होगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब भी आप हीट करते तो हीट करने के ऊपर एक्सपेंशन होती है। तो आपके पास ना मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ेगी ना आपके पास मॉलिक्यूल की स्पीड कम होगी ना पिस्टन अपनी जगह पे रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट है टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सिंपल गैस के अंदर एक्सपेंशन होगी। तो आपके पास का आंसर था द गैस एक्सपेंड्स। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है एन आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस रिप्रेजेंटेड बाय पीवी डायग्राम हाइपरबोला। A given mass of a gas is enclosed in a suitable container so that it may be maintained at constant volume. Constant volume पे आपने maintain किया है. Under these conditions there can be no change in what property of the gas. Constant volume के ऊपर pressure भी change होता है, kinetic energy भी change होती है, internal energy भी change होती है. Density change नहीं होती. Density define mass per unit volume. तो density आपके पास constant रहेगी. उसके बाद आ रहा है the heat capacity of an object is. Heat capacity is nothing but the amount of heat energy to raise the temperature by 1 degree Celsius. दूसरे में है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन था पर किलोग्राम वो स्पेसिफिक हीट है और चौथा ऑप्शन तो कहीं से बनता ही नहीं है। तो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन में जो है वो फर्स्ट पार्ट करेक्ट था द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। सिक्स्थ में आपके पास है एज द प्रेशर इन एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली द एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर का ताल्लुक होता है काइनेटिक एनर्जी से। अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी तो इसका आंसर है स्टेज द सेम। ना इसकी आपके पास जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो कम होगी ना आपकी इसकी स्पीड बढ़ेगी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। आपके पास अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब स्टेज द सेम क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से। टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। In an adiabatic process, a gas performs 100 joules of work and its temperature decreases by 50 degrees Celsius. The amount of energy added to it. आप जानते हैं कि adiabatic process के अंदर heat energy 0 होती है
तो इसलिए डेल्टा क्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट एनर्जी सिस्टम के बाहर जाती है, ना हीट एनर्जी सिस्टम से अंदर आती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट एनर्जी सिस्टम के बाहर आएगी, ना हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर आएगी, तो इसलिए वहां पे डेल्टा क्यू 0 के बराबर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। 8 पार्ट में आपसे ये बोल रहे हैं, a system undergoes an adiabatic process in which internal energy increases by 20 joules। पहली बात, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आ रहा है, सुन ले गौर से, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जब गैस एक्सपेंड होती है ना, एक्सपेंड, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब गैस कंप्रेस होती है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो जब गैस एक्सपेंड होती है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और जब गैस कंप्रेस होती है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो आपसे ये बोल रहे हैं कि एक सिस्टम के अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, और आप बताइए कि उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 20 जूल्स बढ़ रही है। तो इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ रहा है। तो इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है? जब हम कंप्रेशन करते हैं, गैस कंप्रेस होती है। आप जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हीट पे तो आप जानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीट का आंसर आपके पास हो जाएगा नन। जबकि आपके पास क्या लिखा हुआ है? आपको पता है कि वर्क जो होता है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी की वजह से होता है। तो अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास बढ़ रही है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो 20 जूल्स का वर्क डन आपने सिस्टम पर किया। वर्क डन जब आप सिस्टम के ऊपर करेंगे तो सिस्टम पे वर्क करने की वजह से गैस कंप्रेस होगी, एम आई राइट? और जब गैस कंप्रेस होगी तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इज इट और नॉट? तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास इसका आंसर था हीट में, तो ऑप्शन है नन। क्यों? क्योंकि आपको पता है हीट ना बाहर जाती है और ना अंदर आती है एडियाबैटिक में। जबकि दो ऑप्शंस हो सकते हैं, अब 12 जूल्स इज वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम होता तो एक्सपेंशन होती, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब ऑन द सिस्टम में तो गैस कंप्रेस हुई है तभी जाके इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई, यहाँ लिखा हुआ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज उस वक्त होती है जब आपके पास गैस के अंदर एक्सपेंशन नहीं होती बल्कि कंप्रेशन होती है। और जब कंप्रेशन होती है तो सिस्टम वर्क नहीं करता बल्कि सिस्टम पर वर्क किया जाता है। दैट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये आपके पास कुछ सवाल थे जो मैंने आपको दिए थे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एक बच्चे ने मुझसे पूछे थे तो अब मुझे वो रिस्पॉन्स कर दें भाई, मैंने उनको मैसेज किया कि आपको ये क्लियर हो गए। ठीक है, तो आपके पास ये सवाल थे जो हमें क्लियर करने थे एमसीक्यूज के, तो इसको हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे इसके वाइंड अप कर लिए। अब आपके पास जो चीज आती है वो हमारे पास कल का टॉपिक है, और कल का टॉपिक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, मैं उसको आपके पास कंटिन्यू करना चाहूंगा। आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है अब वो आपके पास गौर से सुनिएगा। कल की क्लास में हमने तस्करा किया था सीपी और सीवी का। मुझे उम्मीद है कि आधी से ज्यादा आबादी भूल कर बैठी हुई होगी, ठीक है? तो आपके नहीं बैठी, गुड, एमन के लिए नहीं है, ठीक है? तो आपके पास सीपी के बारे में हमने पढ़ा था कि सीपी इज नथिंग बट मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आपके पास था सीपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी। जबकि सीवी कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीवी बराबर होता है डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। सीपी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। वो बात क्या है? दोनों के अंदर पहली बात एक ही काम होता है। इसके अंदर भी हम 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और इसके अंदर भी हम 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोनों में काम बिल्कुल सेम है। जो काम सीपी में है वही काम सीवी में। सीपी में क्या कर रहे हैं? 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, और सीवी में 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। दोनों के टेम्परेचर का राइज सेम है, जुमला मैं बार बार लिख रहा हूं, दोनों के टेम्परेचर का राइज सेम है, इक्वल राइज इन टेम्परेचर।
तो इसीलिए दोनों की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। इतना बोलने के बावजूद अगर आपने मेरे इस जुमले को भूला तो आपको हक है कि आप मेरी क्लास लें, ठीक है। तो आपके पास जब दोनों के टेम्परेचर का राइज बिल्कुल सेम है तो दोनों की इंटरनल एनर्जी मेरे पास बिल्कुल सेम रहेगी। इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक किससे होता है? टेम्परेचर से। तो अगर दोनों के आपके पास टेम्परेचर में राइज सेम आएगा तो दोनों की इंटरनल एनर्जी हमारे पास बिल्कुल सेम रहेगी। अब सुनिए जरा मैं क्या बात करने वाला हूँ। मुझे ये साबित करना है एक तो रिलेशन से भी और रिलेशन से हटकर भी कि Cp is greater than Cv. Molar specific heat at constant pressure. Molar specific heat at constant pressure is always greater than molar specific heat at constant volume. जुमला मेरा फिर सुनने में क्या बोल रहा हूँ? Molar specific heat at constant pressure is always greater than molar specific heat at constant volume. मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर की जो होगी वो कांस्टेंट वॉल्यूम से हमेशा ज्यादा होगी। जुमला मैंने बोल दिया 3 बार। अब जरा यहां सुनिए गौर से। ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक पिस्टन और इस पिस्टन के अंदर मौजूद है मेरे पास गैस। ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर मौजूद है मेरे पास पिस्टन और उसके अंदर मेरे पास क्या मौजूद है? गैस। मैं इसको हीट कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। मैं इसको हीट कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। कांस्टेंट वॉल्यूम के होने का मतलब पिस्टन इज फिक्स्ड। एम आई राइट? एग्री कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है आपके पास ये पिस्टन क्या होगा? फिक्स्ड। हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कर रहे हैं। जब मैं इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहा हूं और मेरा पिस्टन फिक्स्ड है तो अब सोचें क्या होगा। आपके पास होगा ये कि मॉलिक्यूल आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। जब मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। एग्रीड? और जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन आपको ये पता है कि आपकी पिस्टन जो है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब ना गैस एक्सपेंड हो सकती है ना गैस कंप्रेस हो सकती है। दैट मींस देयर वर्क डन शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी हीट सप्लाई की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। क्या आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो भी हम इसको हीट देंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहे हैं वो दो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो सिर्फ एक ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वो कौन सी एनर्जी है? वो आपके पास है इंटरनल एनर्जी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हम हीट दे रहे हैं तो वो दो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, वो सिर्फ एक ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जितनी भी हीट आप उसको दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, all that heat will be utilized to change its internal energy। वो आपके पास उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के अंदर यूटिलाइज होगी। और ये वो हीट है जो हमने सिस्टम को प्रोवाइड करी है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आप यहाँ पे अब डिस्कस करना चाहते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सुनिएगा जरा गौर से। कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आप इसे हीट करेंगे तो आप यहाँ पे से हीट प्रोवाइड करेंगे डेल्टा क्यूपी। एग्रीड और नॉट? तो ये डेल्टा क्यूपी मेरे पास वो हीट है जो मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे। और इसके अंदर मेरे पास मौजूद है गैस। जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूंगा तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से मॉलिक्यूल एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड एट दैट टाइम दे विल अप्लाई फोर्स ऑन द पिस्टन due to which your gas expand by pushing the piston in the upward direction। तो इसका मतलब जब मैंने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट किया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ी और आपके पास वर्क डन भी हुआ। इज इट और नॉट? अब जरा एक चीज देखें, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो आप हीट दे रहे हैं वो हीट आपके पास इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर रही है और वर्क डन भी करवा रही है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है। यहां से इंपॉर्टेंट बात आएगी, इसके अंदर भी बढ़ाना है 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर भी बढ़ाना है 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस किस प्रोसेस में जल्दी बढ़ेगा और किस प्रोसेस में देर से बढ़ेगा, तो आप मुझे बोलेंगे 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जल्दी बढ़ेगा और कांस्टेंट प्रेशर पे देर से बढ़ेगा।
एग्रीड और नॉट? क्योंकि वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम हीट दे रहे हैं वो आपके पास एक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही बल्कि दो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन मुझे दोनों का टेम्परेचर का राइज बिल्कुल सेम चाहिए। मुझे इसके अंदर भी 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल का बढ़ाना है, मुझे इसके अंदर भी 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल का बढ़ाना है। तो अगर मैं आपके पास इन दोनों के टेम्परेचर का सेम राइज चाहता हूं, जो कि मैं चाहता हूं, तो इसका मतलब मुझे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट स्प्लिट हो रही है वो एक पार्ट में नहीं हो रही बल्कि दो पार्ट्स में हो रही है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट हो रही है वो सिर्फ एक ही पार्ट में हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों की दोनों किसकी इस टाइप है? मोलर स्पेसिफिक हीट की। और मोलर स्पेसिफिक हीट में हम 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते। एक बार मुझे यही काम करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और अदर टाइम मुझे यही काम करना है कांस्टेंट प्रेशर पे। मैं आपसे एक जुमला बोल रहा हूं कि 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जल्दी बढ़ेगा और कांस्टेंट प्रेशर पे देर से बढ़ेगा। अब किसी ने कहा कांस्टेंट प्रेशर पे देर से क्यों बढ़ेगा? तो आपने बोलना है क्योंकि वहां पे हीट एक पार्ट में स्प्लिट नहीं हो रही बल्कि दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है। लेकिन मुझे दोनों के टेम्परेचर का राइज बिल्कुल सेम चाहिए, एग्रीड और नॉट? तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे मुझे हीट कम देनी पड़ेगी। और कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे हीट ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि उसकी हीट एक पार्ट में ब्रेक नहीं हो रही बल्कि दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है। तो मैं आपके सामने एक जुमला लिख सकता हूं, सुनिए जरा। फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, more heat is given at constant pressure than at constant volume. For equal rise in temperature, for equal rise in temperature, more heat is given at constant pressure than at constant volume. मुझे दोनों का टेम्परेचर का राइज बिल्कुल सेम चाहिए। अगर मुझे दोनों के टेम्परेचर का राइज बिल्कुल सेम चाहिए तो सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मेरा मुंह दुख चुका है बोल बोलकर कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हम ज्यादा देंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट हम कम देंगे। और रीजन मैंने आपको बता दिया, उसका रीजन क्या है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है, एग्री? और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर रही है और वर्क डन भी कर रही है। इसके अंदर भी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, इसके अंदर भी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर फटाफट बढ़ जाएगा। आपको याद होगा जब मैंने ऑन कैंपस आइसोकोरिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसमें टेम्परेचर का क्विक राइज होता है। जो बच्चे लेक्चर नोट करते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी होगा, क्योंकि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है और आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और मैंने कहा था इसके अंदर टेम्परेचर क्विक राइज होता है। और क्विक राइज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीट सिर्फ एक पार्ट में कन्वर्ट होती है, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही बल्कि दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर मुझे इसके 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होगा तो मुझे कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट हम देंगे ज्यादा एज कंपेयर टू व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि आप जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक पार्ट में स्प्लिट नहीं हो रही बल्कि दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब जरा मुझे एक बात बताइए, ये जुमले की नौयत समझे। नौयत, नौयत का मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है? ये लिखा हुआ है फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर मोर हीट इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जरा यहाँ देखें, आपने पढ़ा है सीपी बराबर है डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, एग्रीड? और आपने पढ़ा है सीवी बराबर है डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी, ऐसा ही? नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 1। टेम्परेचर कितना राइज है? 1 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ मोल कितने बोले? 1। टेम्परेचर का राइज कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूरा डिनोमिनेटर 1 बन गया? बोले पूरा डिनोमिनेटर 1 बन गया। तो सीपी किसके बराबर आया? डेल्टा क्यूपी। और सीवी किसके बराबर आया? डेल्टा क्यूवी। अभी आप बोल रहे थे डेल्टा क्यूपी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यूवी, और आप बोल रहे हैं डेल्टा क्यूपी इज इक्वल टू व्हाट? सीपी। तो डेल्टा क्यूपी की जगह पे सीपी आया। और डेल्टा क्यूवी किसके बराबर है? सीवी। तो पता चला सीपी इज ग्रेटर देन व्हाट? सीवी।
तो Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा। और मैं आपको ये रीजन बार बार बता के थक चुका हूं, सिर्फ ये मेन लाइन है, ये वाली मेन लाइन। अगर किसी को ये लाइन याद है तो इसका मतलब उसको इस चैप्टर की रिस्पेक्ट याद है इस टॉपिक की। अगर आपसे किसी ने पीछा कह रहा हूँ सॉरी पूछा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि सीपी जो है वो अगर आपसे किसी ने पूछा कि जो आपके पास सीपी है वो सीवी से बड़ी क्यों है, तो अब मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगा। चले भाई, जो बच्चे मुझे फिलहाल रिस्पॉन्स कर रहे हैं मैं उन्हीं से पूछूंगा। सोफिया अफजल बताएंगी मुझे कि पहले तो मुझे बताइए बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है, और जो बिल्कुल, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है और वर्क डन में भी यूज हो रही है। गुड। अच्छा, आपका टारगेट क्या है बेटा, आप हीट क्यों दे रही हैं, आप इनका क्या बढ़ाना चाहती हैं। इनका टेम्परेचर 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। गुड। किसके अंदर जल्दी बढ़ेगा, किसके अंदर देर से बढ़ेगा, या दोनों के अंदर एक साथ बढ़ेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम में जल्दी बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर गुड, में देर से बढ़ेगा। कम देर से बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, हमें क्या दोनों का टेम्परेचर का राइज सेम चाहिए। जी। बिल्कुल। और दोनों का टेम्परेचर का राइज हमें सेम चाहिए क्योंकि दोनों में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 मोल का बढ़ा रहे हैं, इज इट। तो इसका यस। मतलब दोनों को हमें हीट का अमाउंट सेम देना पड़ेगा, या कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा होगी, क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि उसकी हीट दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी कई भी बात मुकम्मल तरीके से समझी, जज़ाकल्लाह बेटा। तो ये आपके पास बात हुई। तो हमने यहाँ पे देखा, इस हवाले से मैंने कहा कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो याद रखिएगा ये बात हमारे पास हो गई कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमें हीट ज्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, तभी हम कहते हैं कि सीपी सीवी से बड़ी होती है। ठीक है। इतनी लंबी बात मैंने आपसे करी आज की क्लास में ना, बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी है। क्या आपने जिंदगी में बीटा और अल्फा जैसी चीजें सुनी है, सुनी है, ठीक है। बीटा और अल्फा, उसी तरह आपके पास सीपी और सीवी भी है। जिस तरह बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन था, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, उसी तरह सीपी और सीवी के बीच में भी रिलेशन है। और सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी और सीवी के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं तो इसलिए मैं उनके लिए स्लाइड का वेट कर रहा हूं ताकि वो नोट कर लें। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। जिस तरह बीटा और अल्फा का रिलेशन होता है, और बीटा और अल्फा का रिलेशन हमारे पास होता है, और वो रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसी तरह आपके पास जो है वो सीपी और सीवी का भी रिलेशन होता है। और सीपी और सीवी का रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी का मतलब क्या है, पानी में मिलने वाली, नो। सीपी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल इनटू केल्विन। मेरा अगला टारगेट इसी को पढ़ाने का है और ड्राइव करने का है, उसके बाद इस टॉपिक की थ्योरी खत्म हो जाएगी। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। अगर आपसे कोई पूछे ये क्या लिखा है, मजाक किया ये, तो आप बोलेंगे नहीं मजाक नहीं, रिलेशन है। अगर उसने बोला इसका फायदा क्या है, तो आपने बोलना है कि इसका फायदा ये है कि अगर हमें सीपी पता हो तो हम उसकी मदद से सीवी निकाल सकते हैं, और अगर हमें सीवी पता हो तो उसकी मदद से हम सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी माइनस सीवी जो है वो हमारे पास आर के बराबर होता है, और ये रिलेशन हमें ड्राइव करना है। अच्छा, अगर गौर से देखें तो इस रिलेशन से भी ये बात साबित हो रही है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। कैसे हो रही है, क्योंकि अगर ये माइनस सीवी है तो वहां जाके प्लस सीवी बन जाएगा। एग्रीड, बोलें। और अगर ये वहां जाके प्लस सीवी बना तो इसका मतलब जब सीवी में आर को ऐड करेंगे तब जाके वो सीपी के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये बात हमें पता चली, रिलेशन भी साफ साबित कर रहा है बात को कि सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होगा। अब ये फॉर्मूले जरा सीधे सीधे याद कर लें, सीधे सीधे, टेढ़ापन ना है फॉर्मूले में।
ये लिखा हुआ है Cp बराबर है डेल्टा QP अपॉन N डेल्टा T। इसको स्ट्रेट करके याद करें, स्ट्रेट। तो अभी इस तरह का फॉर्मूला याद करें, डेल्टा QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। ये N डेल्टा T डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो डेल्टा QP का फॉर्मूला बन गया NCP डेल्टा T। अब इसको ऐसे याद करें, डेल्टा QP अगर रात को 3 बजे भी उठा के पूछे डेल्टा QP क्या होती है, तो आपने बोलना है कि NCP डेल्टा T। ठीक है, और इस तरीके से CV है डेल्टा QV अपॉन N डेल्टा T। इसको भी स्ट्रेट करें तो क्या बनेगा, डेल्टा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। स्ट्रेट याद होने चाहिए, स्ट्रेट। हमारा बैठना यहाँ फजूल नहीं बल्कि फजूल तरीन है। अगर हमें इनके मतलब ना पता हो, अगर हमें इनके मतलब ना पता हो, इंसान की जिंदगी बेमकसद है जब तक उसकी जिंदगी में कोई मतलब ना हो। डेल्टा QP का मतलब हीट सप्लाइड, कह रही है बहुत। डेल्टा QP is the heat supplied at constant pressure. Delta QV is the heat supplied at constant volume. N दोनों के रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और CP CV से तो आप वाकिफ ही हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूलाज याद होगा आप लोगों को? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और अब चलते हैं अपने रिलेशन पे। रिलेशन क्या ड्राइव करना है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। कितने प्रोसेस हैं, दो, एक कांस्टेंट प्रेशर पर है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। CPCV का अगर आपने ओरिजिनल डेफिनेशन भूला, अगर आपने ओरिजिनल डेफिनेशन भूला CPCV का, तो आपने टॉपिक का नाश पीट दिया, तो उसको नाश मत पीटिएगा उसका, ठीक है, और याद रखिएगा उसको। हेमंत, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब आपके पास, हमारे पास जो डेरिवेशन है वो आपके पास है CP माइनस CV जो है वो R के बराबर है। सबसे पहले मैंने अज्यूम करी है एक गैस जो कि सिलेंडर में मौजूद है। ऑब्वियसली बात है, गुब्बारे में तो होगी नहीं, सिलेंडर में ही होगी। तो आपके पास यहाँ पे मौजूद है एक गैस जो सिलेंडर के अंदर मौजूद है, और इसके ऊपर मेरे पास मौजूद है एक पिस्टन। ये पिस्टन एक ऐसा पिस्टन है जो आपके पास लॉक भी हो जाता है और अनलॉक भी हो जाता है। सिलेंडर एक ही है, इट कैन बी लॉक्ड, इट कैन बी अनलॉक्ड, बिकॉज यू हैव टू डिस्क्राइब हियर टू प्रोसेस at constant pressure as well as constant volume on the same gas। तो मेरे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें मैं लिख सकता हूँ कंसिडर n moles of a gas present in a cylinder। मेरे पास n moles of a gas है जो कि सिलेंडर के अंदर पाए जा रहे हैं, provided with a piston, provided with a piston। और इसके अंदर मेरे पास एक पिस्टन मौजूद है। कंसिडर n moles of a gas present in a cylinder provided with a piston। मेरे पास n मोल्स हैं एक गैस के जो कि सिलेंडर में मौजूद हैं, और साथ साथ आपके पास इसमें एक पिस्टन मौजूद है। चलें, लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और मैंने यहाँ पे लिखा लेट डेल्टा QV is the amount of heat provided to the system। Let delta QV is the amount of heat provided to a system while its piston is kept fixed। While its piston is kept fixed। आप इसको कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, डेल्टा QV। एग्रीड और नॉट? तो हीट एनर्जी को जरा देख लें। तो मैंने लिखा मैं इसको डेल्टा QV हीट एनर्जी दे रहा हूँ, फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा दें। डेल्टा QV बराबर होगा NCV डेल्टा T। अभी बेटा फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को। तो मैंने आपके पास इसको प्रोवाइड करी है डेल्टा QV अमाउंट की हीट एनर्जी, मैंने इसको यहाँ से प्रोवाइड की है डेल्टा QV अमाउंट की हीट एनर्जी, और मैं राइज करना चाहता हूँ 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने इसको आपके पास डेल्टा QV
अमाउंट की हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, और इसका जो पिस्टन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बिल्कुल फिक्स। और मैंने डेल्टा क्यूवी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, किसी ने कहा डेल्टा क्यूवी का फॉर्मूला लिख दें, तो आपने कहा वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। डेल्टा क्यूवी बराबर होगा किसके, एन सी वी डेल्टा टी। आपको याद है ना, हम सारे लवाजमात करते हैं और आखिर में जाके हम अप्लाई करते हैं कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें इस पे। तो मैंने इस पे अप्लाई किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और जब मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई किया तो वो मेरे पास आया डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब मैंने इस पे अप्लाई किया तो वो बना डेल्टा क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आपने लिखा यहाँ पे सिंस पिस्टन इज फिक्स्ड, पिस्टन फिक्स्ड है तो वर्क डन 0, तो इसीलिए डेल्टा क्यू वी सिर्फ डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। जो भी हीट सप्लाई की जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो आपके पास यूटिलाइज होगी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के लिए। जो भी हीट हम उसको सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, दैट विल बी ऑल यूटिलाइज टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी। ये बात आप कितनी बार सुन चुके हैं ना, अब तो दिमाग के फिक्स हो गई होगी, जाकर कितनी बार पढ़ ली है, आज एक और बार पढ़ ली। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी को हम डिस्कस करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास डिस्कस करूंगा तो अब मैं देखूंगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या होगा। मैंने लिखा लेट डेल्टा क्यू पी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। Let delta QP is the amount of heat energy provided at constant pressure. डेल्टा QP का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करें। डेल्टा QP बराबर होगा NCP डेल्टा T। डेल्टा QP बराबर होगा NCP डेल्टा T, क्योंकि ये काम आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो इसीलिए सारे में PP लगेगा। डेल्टा Q में डेल्टा QP और C की जगह पे CP, जो डेल्टा QP बन गया हमारे पास NCP डेल्टा T। फिगर हमें शो करनी पड़ेगी। अब की बार आप जानते हैं कि पिस्टन फिक्स नहीं होगा, तो डेल्टा क्यूपी मैंने शो किया। मेरा यहाँ भी वही काम है, मुझे बढ़ाना है 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस। जो काम मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम में था वही काम मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो इसमें मुझे बढ़ाना है 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो उसके नतीजे में योर गैस एक्सपेंड्स, दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आपका सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करेगा। तो पहले जो पिस्टन आप नीचे दिखा रहे थे अब आप उसको ऊपर दिखाएंगे। पहले जो पिस्टन आप नीचे दिखा रहे थे अब आप उसको ऊपर शो कर दीजिए। जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के नतीजे में आपके पास मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब आपके पास जो मॉलिक्यूल है पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ड्यू टू विच योर गैस एक्सपेंड्स बाय पुशिंग द पिस्टन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब बताइए इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, वो इंटरनल एनर्जी भी चेंज करती है और वर्क डन भी होता है। इज इट और नॉट? तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमने हीट सप्लाई करी डेल्टा क्यूपी, वो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगी। एम आई राइट? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है। आप जरा पीछे देखें, मतलब इसी डेरिवेशन में क्या आपको डेल्टा यू की इक्विवेलेंसी लिखी हुई नजर आ रही है कहीं पे?
इसी डेरिवेशन में देखें कहीं पे डेल्टा यू की इक्विवेलेंसी लिखी हुई नजर आ रही है? यस 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 यस। अब मैं आप लोगों से फंसाऊंगा, आप लोगों को ट्रैप करूंगा। इनफैक्ट मैं ट्रैप नहीं करूंगा, इस बात का आंसर मैं दे चुका हूं। मुझे पीछे लिखा हुआ नजर आ रहा है, देखें ये रहा, डेल्टा यू बराबर है डेल्टा क्यू वी। आप लोगों को आ रहा है लिखा हुआ नजर? इसका मतलब ये डेल्टा यू डेल्टा क्यू वी के बराबर है। तो मैं इस डेल्टा यू की जगह पे लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू वी, जो मैं लिखूंगा भी, मैं लिखूंगा, बता रहा हूं मैं लिखूंगा, क्योंकि डेल्टा यू डेल्टा क्यू वी के बराबर मैं लिखूंगा। लेकिन मुझे रीजन दें, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है और आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो फिर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की चीज कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे यूज कर सकते हैं? रीजन दें। आप कांस्टेंट प्रेशर की इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट वॉल्यूम की इंटरनल एनर्जी से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मैं इसका रीजन आपको बता चुका हूं, काइंडली मुझे आंसर कर दें। मैं आप दोनों से पूछूंगा, तीनों से पूछूंगा, तीनों हैंड रेज रखिएगा, हैंड डाउन नहीं कीजिएगा, जारा से भी, सुंदुस से भी और सोफिया से भी। जी जारा बोलिए बेटा। सर क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है, इसलिए दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम ही होगी, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप डेल्टा क्यू भी ले रहे हैं। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर दिया है। सुंदुस आप बोलें, क्या बोल रही हैं? सुंदुस आप किससे बोल रही हैं बेटा? मुझे आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलें। सोफिया आप बताओ बेटा। जी सर, दोनों का राइज एंड टेम्परेचर सेम है, इस वजह से उनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। गुड, दोनों ने सही आंसर दिया है। दोनों का राइज इन टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। क्या आप सारे बच्चे इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो जरा तेजी के साथ अपने अपने हैंड रेज कर दें। ये बात मैंने स्टार्टिंग में इतनी बार बोली थी कि दोनों का राइज इन टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। इस क्लास के बच्चों से मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है हमेशा। तो जरा अपने हाथ रेस कर दें, जिस तरह जलसे में करते हैं, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज एवरीवन। तो अब यहाँ पे पुट कर दीजिए आप इस डेल्टा यू की जगह पे डेल्टा क्यू वी, तो डेल्टा क्यू पी, और डेल्टा यू की जगह पे लिखें डेल्टा क्यू वी प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसको डालें ब्लॉक्स में, और कल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इसको। टॉपिक क्लियर है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो कल इंशाल्लाह